हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 का। तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि क्लास 12 में उतने बच्चे नहीं हैं मेरे, तो जितने हैं उसके लिए उनके लिए बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट किया है तो उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगता है वो देखे और जो अच्छा नहीं लगता वो ना देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बना रहा हूँ चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो शुरू करेंगे, कॉपी और पेन निकाल दो। इतने दिन के बाद बना रहा हूँ, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिख रहा है? ठीक है, सही है, सब सही है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं लोकेशन इसका। हाँ रुक जा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है, और समझ में आता है तो भी कमेंट करना है कि सर हमको समझ में आता है, वीडियो चाहिए। नहीं चाहिए तो भी कमेंट करना है सर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इतना मेहनत मुझे नहीं करना है, मुझे मेहनत नहीं करना है। मुझे क्लास 11 भी पढ़ाऊंगा, 10 भी पढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारे 9 भी पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक उसी तरह से ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलरली, वो वाला नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, मतलब एक एरिया दिया हुआ है। सपोज ये एक एरिया है, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया है। इसके नॉर्मली मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली, इसके परपेंडिकुलरली कितना लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। इस एरिया के नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया कितना पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल है फाई, इसका सिंबल है फाई। फाई इज इक्वल टू लिखा जाता है बी डॉट ए। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमने एरिया रखा हुआ है, कोई भी एक एरिया रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उनको फ्लक्स बोलेंगे, उनको लिखेंगे बी डॉट ए, या फिर इसको लिख सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स with normal to the surface या एरिया, मतलब कि ऐसे सोचो, ये एरिया है तो जरूरी नहीं कि नॉर्मली पास हो, ऐसे पास हो रहा है। सपोज इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, ठीक ना, ऐसे पास हो रहा है। और ये एरिया है ना, जैसे ऐसे समझो कि ये मेरा कॉपी है, ठीक है, ये मेरा कॉपी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, अभी परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओके। ऐसे अगर जा रहा है तो ये एरिया है, सपोज ये एरिया ना, तो इसका नॉर्मल जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल टू द एरिया होगा, एरिया इधर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम एन कैप लिख दिया, या फिर ए वेक्टर लिख दिया, एरिया वेक्टर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, या ए कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमने लिख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसने एक एंगल बनाया थीटा, तो बी का एक कंपोनेंट, बी को अगर रिजॉल्व करें तो बी का एक कंपोनेंट इधर होगा बी कॉस थीटा, और बी का एक कंपोनेंट होगा इधर बी साइन थीटा, ठीक है।
तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, कौन सा कंपोनेंट जो है वो फ्लक्स देगा, जो नॉर्मल टू द सरफेस है। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब बी कॉस थीटा जो है वो हमें फ्लक्स देगा, बी साइन थीटा फ्लक्स नहीं देगा। तो इसीलिए बी हमने लिखा, बी कॉस थीटा लिखा, और ए जो है उसका एरिया है, बी कॉस थीटा इंटू ए हमको क्या देगा, फ्लक्स देगा। और उसी को हम बी ए कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और बी ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। ठीक है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब इसका डेफिनेशन तो हो गया, इसका ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल, इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट जो है इसका, ऐसा यूनिट इज वेबर। ठीक है, WEBER, WB, तो इसको WB भी लिखते हैं, कैपिटल W स्मॉल बी, हाँ, वेबर भी लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका सीजीएस यूनिट क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल, साइंटिस्ट के नाम पे सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया हमको, तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो रब कर देता हूं, नोट कर लो इसको, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास पढ़ना है, हम धीरे धीरे चलेंगे। अब टाइम पे खत्म भी कर देंगे, धीरे धीरे चलेंगे और टाइम पे खत्म भी कर देंगे। ज्यादा लिखना भी नहीं है, अननेसेसरी थिंग्स नहीं पढ़ना है, ये फालतू का चीज, दुनिया भर का हिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लिमिटेड चीज पढ़ेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है कि फेनोमेनन है, दी फेनोमेनन of generating current और EMF, हाँ, करंट और EMF भी बोल सकते, करंट या EMF, generating current EMF by change in strength, ऐसे लिख सकते हैं। कहां पे करेंगे, तो फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग करंट EMF in a circuit by change in strength orientation of magnetic field। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फेनोमेनन है, एक फेनोमेनन है जिसमें क्या करते हैं, करंट या EMF जनरेट करवाते हैं किसी एक सर्किट में बाय चेंजिंग क्या, स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग ओरिएंटेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, उसमें एक हमने सर्किट लेके गए, सर्किट मतलब एक सपोज कॉइल क्लोज्ड लूप है, लेके गए और उसको हमने उसमें मूव करवाया, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल और द लूप चेंजेस, मतलब जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज होगा। या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे, मैग्नेट को रखा है, मैग्नेट को घुमा रहे हैं ऐसे और उसके बीच में हमने एक कॉइल रख दिया, तो क्या होगा, उस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, इंड्यूस करंट, क्योंकि हमने उसमें इंड्यूस करवाया, उस EMF को हम इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है कि एक फेनोमेनन है जिसमें हम करंट जनरेट करवाते हैं एक सर्किट में बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया फेनोमेनन। तो ये ऐसे तो नहीं आया, ये देखो, इसको किसी ने डिस्कवर किया, अपने आप तो नहीं हुआ ना। तो एक्चुअली क्या होगा, फेराडे, नाम सुना होगा माइकल फेराडे का। फेराडे बहुत ही बड़े फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिन्हें कहते हैं। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, इसी की वजह से उन्होंने ये जो चीज है कि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से उसमें करंट जनरेट होता है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको
डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसी से उन्होंने कहा, मिलने के बाद लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा यार क्या बेवकूफी है ये सब, इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, किसी को पता है क्या, नहीं पता। ठीक, तो यही उन्होंने जवाब दिया लोगों को। और आज जो है वही बच्चा, मतलब वही कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाने के बाद जो करंट प्रोड्यूस किया था, आज के जमाने में अगर वो नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख पाते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो ना कंप्यूटर होता, ना मोबाइल होता, ना मैं आपसे ऐसे वीडियो में बात कर रहा होता, ठीक है। सो माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया। आप देखो माइकल फैराडे और हेनरी नाम के और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है उन दोनों ने, फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। ये एनसीईआरटी से देख लेना है, मैं समझा देता हूं, एनसीईआरटी से लिख लेना है इसको, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा कोई श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी देख लेना चाहिए, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है। सो फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, किया है पहला है कि करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, एक मैग्नेट से उन्होंने करंट इंड्यूस करवाया। पहले क्या किया उन्होंने, देखो क्या किया उन्होंने कि कॉइल लिया, एक कॉइल लिया, ठीक है। कॉइल को देखना, कॉइल जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉइल ड्रॉ किया है। इस कॉइल को उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, नॉर्थ से साउथ, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है ना, इस तरह से, ये तो हमने पढ़ा था ना। सो उन्होंने क्या करा कि जो मैग्नेट है उसको पुश किया टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ पुश किया। ऐसे मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट है, कॉइल यहां पे रखा हुआ है, कॉइल को पुश किया उधर की तरफ। तो क्या ऑब्जर्व किया कि दिस ये जो इसमें है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और वो कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। जैसे ही उन्होंने पुश किया मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है कि एक करंट इसमें बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने ये देखा, क्या क्या देखा, पहले देखा कि जैसे मूव करवाया नॉर्थ पोल को, जैसे इधर मूव करवाया वैसे ही ये करंट इसमें दिखने लगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही मोशन इसका जैसे ही बंद हो गया, इसका मोशन उन्होंने बंद कर दिया, तो देखा कि करंट बनना भी बंद हो गया, करंट भी प्रोड्यूस होना बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये मोशन बंद करके इसको कहीं भी रख दो, यहां रखे, इवन की कॉइल के अंदर घुसा दिया उन्होंने, मोशन में नहीं रखे, कॉइल के अंदर घुसा के रख दिया, फिर भी उन्होंने देखा कि कुछ भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक। एक चीज उन्होंने देखा। तो क्या पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब मैग्नेट को मोशन में रखा था, नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, तब उन्होंने क्या देखा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी चीज को उन्होंने उल्टा किया, जब मैग्नेट को दूर लेके गए, कॉइल से जब दूर लेके जाए तब भी करंट प्रोड्यूस होने लगा, लेकिन करंट का अब जो डायरेक्शन है वो पहले वाले के मुकाबले उल्टा हो रहा था, ठीक है। इसी चीज को उन्होंने फिर साउथ पोल फेसिंग करके, साउथ पोल को इधर फेस करवा के मूव करवाया, तो साउथ पोल में भी वही चीज हो रहा था, लेकिन नॉर्थ पोल में जो हो रहा था उसका उल्टा हो रहा था, ठीक है, करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा दिखा रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को फिक्स कर दिया, अब कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाने लगे, तब भी उसमें उन्होंने देखा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस तरह से उन्होंने करंट इंड्यूस बाय ए मैग्नेट, तो उन्होंने इस तरह से देखा कि एक मैग्नेट जो है करंट इंड्यूस करवा रहा है। ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था। नंबर 2, इसी चीज को बुक में लिखा हुआ है, बुक में एक बार पढ़ने से जो मैंने बोला वही इसी तरह से कुछ बोला गया है, इस तरह का ये डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है, सीख लेना है, ठीक है, खुद बना के लिख सकते हो। फिर बोला है कि करंट इंड्यूस्ड बाय ए करंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय ए करंट, मतलब अभी ऐसा ही कॉइल उन्होंने लिया, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, ऐसा ही ये वाला कॉइल लिया,
फिर दूसरा और एक कॉइल लिया, दूसरा एक और कॉइल लिया इस तरह से, ठीक है, दूसरा एक और कॉइल लिया और इसमें उन्होंने बैटरी लगा दिया, स्टेडी करंट फ्लो करवाया, इसमें स्टेडी करंट फ्लो करवाया। तो स्टेडी करंट फ्लो करवा, इसमें भी करंट बना, ठीक है, इसमें भी करंट बना, ऐसे 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 करंट इसमें फ्लो किया, करंट फ्लो किया, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 क्या है, स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग की तरह सोचो। तो जब ये वाला कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको इस वाले कॉइल के पास जब लेके आ रहे थे, जब मोशन में, जब इसको मूव करवा रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल, तो सेम चीज जो मैग्नेट के साथ ऑब्जर्व किया था वही इसमें भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इसको उल्टा करके भी, मतलब इसको ये वाला फेस ए है, ये बी है, पहले ए वाले फेस को इधर लेके गए तो करंट एक तरफ दिखा रहा था, फिर बी वाले को इधर की तरफ लेके गए तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। जब ए को दूर लेके जा रहे थे, मतलब इस वाले को ऐसे दूर लेके जा रहे थे, तब करंट का डायरेक्शन एक था, जब बी को उल्टा करके फिर से लेके जा रहे थे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा था। मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कॉइल को भी फिक्स कर दिया, इस करंट कैरिंग कॉइल को भी फिक्स कर दिया, उसके बाद इस वाले कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल की तरफ मूव करवाया, तब भी इस वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था। तो यहां से उन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि ये कॉइल लिया, ये वाला कॉइल लिया, ये बैटरी लगा, यहाँ पे स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है, दोनों को पास पास रख के यहाँ पे एक स्विच, पहले डायरेक्ट था, अभी स्विच दिया हुआ है। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज्ड, मतलब स्विच क्या बोलेंगे, इसको ऑन बोलेंगे, स्विच ऑन किया, ठीक है ना, क्लोज सर्किट कर दिया, स्विच ऑन करके जैसे स्विच को दबाया तो देखा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही दबाया, फिर दबा के रखने के बाद देखा कि फिर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, फिर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। टच करवाया तो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, टच करवा के रखा हुआ है तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फिर देखा कि जब ओपन किया, जब स्विच को जैसे ऑन ऑफ किया, वैसे फिर करंट दिखाया, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन फिर ऑफ करने के बाद फिर करंट नहीं दिखा रहा था, ये वाला, मतलब जैसे टच करवा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड है, वो इसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन स्विच ऑन करके रख देने से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट हो जाने के बाद क्या होता है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इंड्यूस नहीं करवा सकता। यही तो डेफिनेशन था कि चेंजिंग द स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन, स्ट्रेंथ को चेंज करो या ओरिएंटेशन को चेंज करो, तभी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, तभी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे ऑब्जर्व किया गया। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फेराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेराडे ने कुछ लॉज दिए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का, तो पहले बात कर ले फेराडेज लॉ की बात करेंगे। फेराडेज लॉ, ये लग रहा है फ्राइडेज लॉ है ना, फ्राइडेज शुक्रवार का लॉ, माइकल फेराडे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं। तो फेराडेज लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, इसका फर्स्ट लॉ है, दो लॉ है, हाँ, फर्स्ट लॉ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil induces electric current in the coil, or the induced current or EMF lasts as long as the
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है, एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो ये चीज लिखा है, ये क्या बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन्होंने फर्स्ट लॉ क्या, इट स्टेट्स दैट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल। हमने कॉइल ले लिया, एक कॉइल ले लिया, ठीक है, कोई भी कॉइल ले लिया, कैसा भी, सर्कुलर भी हो सकता है। कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसको जब चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज कैसे हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स के स्ट्रेंथ को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन को चेंज करो, या कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज करो, कॉइल को घुमाओ, कुछ भी करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कर दें, इसके साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लगा हुआ है उसको चेंज करें, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और देखा गया है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ है इसमें, वो उतनी देर तक रहता है जितने देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व किया उन्होंने, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ सेकंड लॉ, इसको लिख लेना है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में। सेकंड लॉ क्या है कि द रेट ऑफ द ईएमएफ, ऐसे लिख सकते, द ईएमएफ induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil, ठीक। मतलब बोला कि इंड्यूस ईएमएफ जो है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उतना ही क्या होता है, ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होता है, ठीक है। तो सपोज फाई वन ये इनिशियल था, फाई टू ये फाइनल हो गया, मतलब ऐसे लिखा है ये मैंने, इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। मतलब पहले सपोज इनिशियली फाई वन था, कुछ देर बाद टी टाइम के बाद फाई टू हो गया, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई वो प्रोपोर्शनल टू क्या है कि फाई वन माइनस फाई टू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये बहुत कम चेंज हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई डी टी लिखा जा सकता है। कम चेंज कम टाइम में अगर बहुत कम चेंज हुआ है, ये चेंज जो हुआ है इनिशियल से फाइनल जो हुआ है, कम चेंज हुआ है, चेंज कम हुआ है, ठीक है। वो अगर बहुत कम चेंज हुआ है देन E is proportional to, instead of phi 1 minus phi 2 we can write d phi by dt, d phi dt dx dt कब यूज करते हैं, जब बहुत कम हो, छोटा वैल्यू होता है तब। तो अगर ये छोटा वैल्यू है तो d phi by dt लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to some constant minus k d phi by dt। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इसका खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है, और ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये माइनस क्यों लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इस लॉ से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ये लॉ सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताता है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और k का वैल्यू जो होता है किसी भी सिस्टम में k का वैल्यू 1 होता है, सो इट इज रिटन एज d phi बाई d phi, तो लिखने का जरूरत नहीं है, d phi बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम, वो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल ठहराएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस क्यों आता है, क्योंकि लेंज लॉ एक लॉ फॉलो करेगा जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है, अपोज करता है, जो उसको बना रहा है उसी को वो अपोज करता है। तो कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बना रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को ही वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। सो ये हमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेंज लॉ के बारे में, लेंज लॉ उसके बारे यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंज लॉ, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ फेराडे की बात करेंगे, फेराडे का इसको खत्म करते हैं। तो फेराडे लॉ में क्या देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देगा, और वो कितना होगा, k d phi by dt,
और हर यूनिट में किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, सीजीएस एसआई में के का वैल्यू 1 होता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी. सो दिस इज अबाउट फैराडेज सेकेंड लॉ. तो इतना, ये इस वीडियो में इतना ही मैंने समझाया. क्या क्या समझाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है. उसके बाद समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. उसके बाद बताया कि फैराडेज लॉ का कुछ एक्सपेरिमेंट है, फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट है, जिसको एनसीईआरटी से तुमको लिखना है. मैंने समझा के दिया कैसे कैसे वो काम करता है. उसके बाद फैराडेज का फर्स्ट और सेकंड लॉ कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंज लॉ के बारे में, ठीक है. लेंज लॉ और एडी करंट के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.